Hello students, today we are going to discuss left theoretical part of chapter 3. Okay, the first point is that what is free fall? Actually this topic we have already covered in 9th standard. So here we are again revising this topic. What is the free fall? Suppose you are standing on some heighted building and from that heighted building you are taking some stone and just drop it. बराबर, उसको खाली आपको क्या करना है, छोड़ देना है. तो वो क्या होगा, अपने आप नीचे जाएगा कि नहीं जाएगा. बराबर, दैट फिनोमिनन इज काइंड ऑफ फ्री फॉल. अगर आप फेंक के कर रहे हो तो उसको फ्री फॉल नहीं बोलेंगे. बराबर, आप खाली उसको छोड़ देते हो तो उसको कौन सा मोशन बोलते हैं, हम फ्री फॉल मोशन बोलते हैं अंदर. बराबर, तो एक्चुअल में होता क्या है, जब भी आप उसको छोड़ देते हो बराबर, तो बीच की एयर होती है तो वहाँ उसके अंदर कैपेसिटी नहीं होती कि ऑब्जेक्ट को हवा में लटका के रखें. बराबर, क्यों? क्योंकि यहाँ पे उस पर कॉन्स्टेंटली ग्रेविटेशनल का फोर्स लगता रहता है. तो ग्रेविटेशनल पुल उसको कहाँ खींचता है, जमीन की ओर खींचता है अंदर. समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ऐसी कंडीशन में होता क्या है कि यहाँ पे जो भी ऑब्जेक्ट नीचे जा रहा है तो उसका जो मोशन होता है वो क्या होता है, एक्सेलरेटेड मोशन होता है अंदर. क्या होता है, एक्सेलरेटेड. याद रखो, कोई भी फील्ड में अगर ऑब्जेक्ट अपने आप मोशन कर रहा है तो वो मोशन बाय डिफॉल्ट एक्सेलरेटेड मोशन ही होगा. ऐसा नहीं कि ग्रेविटी, इलेक्ट्रिक हो कि मैग्नेटिक हो, सब में आपको एक्सेलरेटेड मोशन ही मिलेगा. यानी कि टाइम के साथ उसकी स्पीड में आपको क्या देखने को मिलेगा, इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा अंदर. समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है अंदर? तो यही चीज से स्टार्टिंग की है कि व्हाट इज द फ्री फॉल, द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन द ऑब्जेक्ट ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स इज कॉल्ड द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन. बराबर, यानी कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्या है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट ग्रेविटी के फोर्स से नीचे जा रहा है तो उसमें एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा जिसको हम ग्रेविटी एक्सेलरेशन बोल रहे हैं, और ये एक्सेलरेशन ऑलवेज डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है. सो इफ द एयर रेजिस्टेंस इज निग्लिजिबल, बराबर, देन दिस टाइप ऑफ फॉलिंग ऑफ ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी फ्री फॉल. तो ये कंडीशन में अगर वो ग्रेविटी एक्सेलरेशन के हिसाब से जा रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे भाई, फ्री फॉल बोलेंगे अंदर. एंड हियर एक्सेलरेशन इज कंसिडर्ड नेगेटिव ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन. क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपका जो डायरेक्शन है वो डाउनवर्ड रहता है. आपकी इच्छा है, ऐसा नहीं कि नेगेटिव ही लेना है. अगर आप वो डायरेक्शन को पॉजिटिव लेना है तो आप पॉजिटिव कंसीडर कर सकते हो, नेगेटिव लेना है तो नेगेटिव कंसीडर कर सकते हो अंदर. समझ में आ रहा है? तो हमारे पास जो 3 इक्वेशन थे, अरे पहला वाला क्या था, v बराबर v0 प्लस at. तो याद रखो कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट फ्री फॉल करेगा तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी पे ऑलवेज 0 होगी. क्यों? क्योंकि आपके हाथ में था ना पहले तो अंदर, हाँ के ना. बराबर, तो जहां पे भी आपको v0 लगे आपको 0 कर देना है, और जो a है उसको रिप्लेस करके आपको g लिखना है. और यहाँ पे अकॉर्डिंग टू दी थियोरी जो हमारी टेक्स्ट बुक में दी गई है उसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में नेगेटिव बोला है, इसलिए हर बार a की जगह रिप्लेसमेंट हम क्या करेंगे, माइनस जी करेंगे. तो आपको पहला वाला इक्वेशन क्या मिलेगा, v इक्वल टू माइनस जी टी, फिर x इक्वल टू माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर मिलेगा, और तीसरा इक्वेशन क्या मिलेगा, v स्क्वायर इक्वल टू माइनस 2gx मिलेगा अंदर. समझ में आ रहा है सबको इतना पार्ट, हाँ के ना? बराबर, तो वो आप पे डिपेंड करता है कि भाई आप कौन सी डायरेक्शन को कौन से हिसाब से ले रहे हो. यहाँ पे मैंने खाली एक्सेलरेशन की साइन रखी है, अभी डिस्प्लेसमेंट की भी साइन अंदर ऐड होगी अकॉर्डिंगली. आप जो भी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम यहाँ पे डिजाइन करते हैं अंदर. समझ में आया? अब बोलते हैं ग्राफ, अगर कोई बॉडी फ्री फॉल मोशन करता है उसका एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ क्या होगा. तो एक्चुअल में ऐसा होता है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट ग्रेविटी के अंडर में फ्री फॉल करता है तो उस पर लग रहा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑलवेज कांस्टेंट होता है, और उसकी वैल्यू क्या है, 9.8. यानी कि आप कोई भी टाइम पे देखोगे उसकी एक्सेलरेशन की वैल्यू चेंज होने वाली नहीं है. बराबर, तो हमने डाउनवर्ड डायरेक्शन को नेगेटिव लेना था, यहाँ पे माइनस 9.8 ले लो और ये लाइन ड्रॉ कर दो, खत्म हो गया. ये t इक्वल टू आपके एक्सिस से 0 ले लो, 1 2 3 जो भी नाम लेना है आप ले सकते हो वैल्यू यहाँ पे अंदर, हाँ के ना. दूसरी है v वर्सेस t का ग्राफ, तो वो भी ऐसे 4th क्वाड्रेंट में ही आएगा अंदर. बराबर, तो यहाँ पे टाइम आएगा, यहाँ पे v आएगा. अभी यहाँ पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट, उसका मतलब क्या हुआ कि टाइम के साथ स्पीड का जो भी चेंजेस है वो एक जैसा है, यूनिफॉर्म है. तो यूनिफॉर्म इंक्रीमेंट होता है तो उसका ग्राफ हमेशा हमको क्या मिलता है भाई, स्ट्रेट लाइन मिलता है अंदर. समझ में आया? और उसी तरह आप डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ प्लॉट करो तो यहाँ पे होता क्या, पहले जो डिस्टेंस ट्रैवल किया था उससे अब ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करेगा. तो यहाँ पे जो आपका रिलेशन है वो लीनियर नहीं है, अकॉर्डिंग टू वेलोसिटी जा रहा है अंदर. बराबर, तो इसलिए उसका ग्राफ कुछ ऐसा कर्वेचर आपको मिलेगा अगर आप वैल्यू के हिसाब से प्लॉट कर रहे हो तब की बात है अंदर. बराबर, ऐसे आपको आइडिया नहीं आएगा. ऐसा हो तो रैंडमली आप कोई भी एक प्रैक्टिकल करो, चेक करो अंदर, तो उसमें आपको इस नेचर का ग्राफ क्या मिलेगा अंदर, कंप्लीट मिलेगा अंदर. समझ में आ रहा है सबको इतना पार्ट? चलो नेक्स्ट बोलते हैं व्हाट इज स्टॉपिंग डिस्टेंस फॉर द व्हीकल. बराबर, आपका घर आ रहा है, आप बाइक चला रहे हो तो क्या आपका घर का दरवाजा फिर आप ब्रेक लगाओगे,
नहीं सर, हम तो पहले ही ब्रेक लगा देते हैं। तो एक्चुअल में होता क्या है, जब भी आप ब्रेक लगाते हो तो आपका जो ऑब्जेक्ट है, जो भी मूविंग ऑब्जेक्ट है, वो इमीडिएटली स्टॉप नहीं होता, इट विल टेक सम डिस्टेंस टू कंप्लीटली स्टॉप। बराबर, वो थोड़ा डिस्टेंस लेता है कंप्लीटली स्टॉप होने के लिए, बराबर, तो उसको ही स्टॉपिंग डिस्टेंस बोलते हैं अंदर, बराबर। तो आप जब भी कोई मोशन ऑब्जेक्ट को, व्हीकल को ब्रेक्स लगाते हो अंदर, तो क्या होता है, उसमें रिटार्डेशन क्रिएट होता है, यानी कि एक्सेलरेशन जो होता है उसका अपोजिट एक्सेलरेशन क्रिएट होता है अंदर, बस, जिसको हम डी एक्सेलरेशन बोलते हैं या तो फिर रिटार्डेशन बोलते हैं, कि जो आपकी टाइम टू टाइम वेलोसिटी जो थी उसमें क्या करता है, रिडक्शन करता है अंदर, बराबर। और ये रिडक्शन करते करते वी से वो जब जीरो वैल्यू ले आए, बराबर, उसमें उसको जितना भी डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ता है अंदर, बराबर, तो उसको उसका क्या बोलते हैं, स्टॉपिंग डिस्टेंस बोलते हैं अंदर। समझ में आया? तो व्हेन द ब्रेक्स आर अप्लाइड टू मूविंग व्हीकल, द डिस्टेंस इज ट्रैवल बिफोर द स्टॉपिंग इज कॉल्ड द व्हाट, स्टॉपिंग डिस्टेंस। और याद रखो कि जब फ्री फॉल था तब इनिशियल वेलोसिटी जीरो लेते थे, पर स्टॉपिंग डिस्टेंस के केस में आपको फाइनल वेलोसिटी क्या लेनी है भाई, जीरो लेनी है अंदर। समझ में आ रहा है? तो हमारे पास एक तीसरा इक्वेशन था, v² - v0² इक्वल टू 2gx था अंदर, बराबर। तो उसमें v0 आपका जो है वो तो रहेगा इक्वल टू -2gx रहेगा अंदर, क्योंकि यहाँ पे फाइनल स्पीड आपकी क्या हो, जीरो। तो x को क्या करो भाई, क्वेश्चन मार्क बना तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो x इक्वल टू क्या मिलेगा, v0² डिवाइड बाई 2g आपको मिलेगा अंदर। समझ में आ रहा है? तो ये आपका क्या है, स्टॉपिंग डिस्टेंस का फॉर्मूला। स्टॉपिंग डिस्टेंस को ds लिखते हैं वो लोग, d का मतलब डिस्टेंस और s का मतलब स्टॉपिंग अंदर। समझ में आया कि नहीं अंदर, बराबर। और यहाँ से हमको पता चलता है स्टॉपिंग डिस्टेंस जो भी है वो आपकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है उसके स्क्वायर के प्रोपोर्शन में अंदर, बराबर। यानी कि आपकी जितनी ज़्यादा वेलोसिटी होगी, बराबर, उसके हिसाब से उसकी 2 गुना नहीं, उसकी स्क्वायर टाइम्स आपको डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा अंदर। सेम ब्रेक के लिए, ब्रेक उसकी पावरफुल हो तो फिर लॉजिक बदल सकते हैं अंदर। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा यही बोल रहा है कि ऑन व्हाट फैक्टर द स्टॉपिंग पोटेंशियल इज डिपेंड, बराबर। तो सबसे पहले बोला गया कि व्हाट विल बी द स्टॉपिंग डिस्टेंस इफ द इनिशियल वेलोसिटी इज डबल। तो हमने देख लिया भाई v0 का स्क्वायर है, अगर v0 डबल होता है तो फिर उसका स्क्वायर जो होगा उसका आंसर डी आएगा कि नहीं आएगा, यानी कि 4 टाइम इंक्रीज होगा अंदर। समझ में आ रहा है, बराबर। और आता है कि ऑन व्हाट फैक्टर डज द स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड, बराबर। द स्टॉपिंग डिस्टेंस डिपेंड ऑन द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द व्हीकल एंड द कैपेसिटी ऑफ अप्लाइड ब्रेक ऑन द व्हीकल। आपने कौन सी टाइप की और कितनी अमाउंट की ब्रेक लगाई वो भी यहाँ पे मैटर करता है कि आपका स्टॉपिंग डिस्टेंस क्या होगा अंदर, बराबर। कोई बोल रहा है कि देखो मैंने ब्रेक लगाई पर ब्रेक उसने आधी ही लगाई होती है, तो बट ऑब्वियस है कि सेम कार के लिए उसका स्टॉपिंग डिस्टेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा अंदर। समझ में आ रहा है? तो हम वेलोसिटी जो होती है उसके हिसाब से हमारी ब्रेक की एप्लीकेशन को क्या करते हैं, प्लस माइनस करते हैं अंदर। समझ में आ गया कि ना आ गया सबको अंदर, बराबर। नेक्स्ट चीज आती है रिएक्शन टाइम के अंदर। तो एक्चुअल में होता क्या है कि मैंने आपको बोला चलो ये क्वेश्चन का आंसर दो, बराबर। तो आप क्या करोगे, पहले क्वेश्चन को सुनोगे, फिर माइंड में उसको इंटरप्रीट करोगे, उसका आंसर आप याद करने का ट्राई करोगे और फिर मुंह से बोलोगे। तो इतने में आपको जितना टाइम मिलता है उसका मतलब क्या हुआ कि वो आपका टाइम रिएक्शन टाइम है, यानी कि कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप इतने टाइम में अपना रिएक्शन सामने देते हो अंदर। समझ में आया रिएक्शन क्या है, सिंपल लैंग्वेज में यही चीज़ यहाँ पे समझाई गई है। द ड्राइवर ऑफ द मूविंग व्हीकल हैज़ टू अप्लाई द ब्रेक इंस्टेंटली टू अवॉइड द एक्सीडेंट, यानी कि उसको लग रहा है कि भाई आगे एक्सीडेंट होने के चांस है, तो वो इमीडिएटली क्या कर रहा है, मूविंग जो अपना उसका व्हीकल है उसको अपनी मोशन के हिसाब से जो ब्रेक लगा रहा है, बराबर। एनी पर्सन ऑन अदर व्हीकल और एनी ऑब्स्टेकल जो भी बीच में आ रहा, देन द टाइम टेकन टू कम आउट दिस सिचुएशन, એટલે કે वो सिचुएशन से पूरे का पूरा बाहर आने में, बराबर। तो एक्चुअल में होता क्या है कि वो 3 पार्ट लेता है, वो एक तो ऑब्जर्व करता है, उसको एनालिसिस करता है, बराबर, फिर उसके बारे में थिंक करता है, सोचता है, और फिर उसके बारे में इम्प्लीमेंट करता है अंदर, बराबर। सो कम आउट दिस सिचुएशन, थिंक करता है और इम्प्लीमेंट करता है। तो इसमें जितना भी उसका टाइम जा रहा है उसको क्या बोलते हैं, रिएक्शन टाइम बोलता है अंदर। समझ में आया? अब अगर रिएक्शन टाइम की मुझे डेरिवेशन फाइंड करनी है तो फिर मेरा इक्वेशन क्या होगा रिएक्शन टाइम का यहाँ पे अंदर कि भाई x इक्वल टू v0t प्लस 1/2 at² वाला इक्वेशन अगर हम ध्यान में लेते हैं अंदर, बराबर। तो यहाँ पे अगर मेरा ऑब्जेक्ट का इनिशियल वेलोसिटी 0 होगा तो x इक्वल टू क्या होगा 1/2 at², बराबर। तो आप यहाँ से t का क्वेश्चन बना के आपका रिएक्शन टाइम जो भी है वो फाइंड करना है तो कर सकते हो अंदर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है अंदर, हाँ कि ना, बराबर। तो ऐसे एक सेम क्वेश्चन हमको इलस्ट्रेशन में दिया गया है पर हम थियरी में समझ लिए तो हमारा काम यहाँ पे क्या हो जाता है, एकदम सिंपल बन जाता है। और अगेन वही चीज़ आती है कि कौन से फैक्टर में रिएक्शन टाइम डिपेंड करता है। तो पहला तो आता है कि रिएक्शन टाइम जो डिपेंड कर सिचुएशन कौन सी है भाई, बराबर। और जो पर्सन है
वो कैसा है, वो दोनों पे डिपेंड करती है अंदर, बराबर। एक्चुअल में कभी कभी क्या होता है, कभी सिचुएशन सेम है पर सिचुएशन की कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी ज़्यादा होगी तो आपका रिएक्शन टाइम अपने आप बढ़ जाएगा अंदर, समझ में आ रहा है। आप अगर एग्जाम एकदम नॉर्मल फ्रेश माइंड से दे रहे हो तो आपका पेपर आराम से खत्म हो जाए, भले ना हार्ड क्यों ना हो अंदर। पर दूसरा प्रॉब्लम क्या होता है कि जब आप एग्जाम देते हो अंदर, क्या देते हो, एग्जाम देते हो और प्रेशर में हो गए तो आपका पेपर जो होने वाला है वो भी नहीं होगा। दोनों में आप ही हो, पर सिचुएशन के हिसाब से आपकी कॉम्प्लेक्सिटी बदली, इसलिए आपका रिएक्शन टाइम बदलता है, इसलिए एक केस में पेपर अच्छा जाता है जबकि दूसरे में क्या जाता है, अच्छा नहीं जाता है अंदर। समझ में आ रहा है सबको इतना पार्ट, हाँ के ना, बराबर। और अब हमारा क्या है कि लास्ट थियोरेटिकल पार्ट बता है जिसको हम क्या बोलते हैं अंदर, बराबर, रिलेटिव वेलोसिटी। अभी एक्चुअल में होता क्या है कि जब भी हम मोशन के बारे में बात करें, सो अब तक हमने क्या किया, वेन एवर वी आर ट्राइंग टू एस्टिमेट द मोशन वी ऑलवेज टेक द वन रेफरेंस पॉइंट, और वो रेफरेंस पॉइंट ऑलवेज स्टेशनरी था अंदर। पर कभी कभी ऐसा होता है कि हमको हमारा जो रेफरेंस पॉइंट है वो मूविंग बॉडी लेना पड़ता है, या तो फिर हम जो दूसरी डिफरेंट फ्रेम में खड़े जो बंदे होते हैं यानी कि ऑब्जर्वर होते हैं उनके हिसाब से हमको मोशन देखने की ज़रूरत पड़ती है अंदर, समझ में आ रहा है। तो उसके लिए ये रिलेटिव वेलोसिटी हमारे लिए क्या बनता है, इंपॉर्टेंट बनता है। उसमें दो केसेस बताया गया, मैं दोनों केसेस आपको एग्जाम्पल से कंसेप्ट क्लियर करने का ट्राई करूंगा, फिर उसको थोड़ा वर्बल फॉर्म और फिगर फॉर्म में एक्सप्लेन करके आपको यहाँ पे क्या करना है, उसका डेरिवेशन लाना अंदर, बराबर। तो आप यहाँ पे PDF फाइल भेजूंगा, उसमें देखोगे तो लगभग आपको आइडिया आ जाएगा। हम दोनों केसेस के कंसेप्ट क्लियर करने का ट्राई करते हैं अंदर, बराबर। समझ लो एक बस है, वो अपने हिसाब से मोशन कर रही है और जो कंडक्टर है, बराबर, वो लास्ट सीट से फर्स्ट सीट पे आ रहा है। आप खुद ऑब्जर्वर हो और आप बस में बैठे हो और आपका एक फ्रेंड है जो बस के बाहर है, बराबर। अगर आप कंडक्टर को देख रहे हो तो आपको कंडक्टर की स्पीड क्या लगेगी, जिस मोशन से वो जा रहा है वही की वही लगेगी अंदर, नॉर्मल वॉकिंग उसकी स्पीड होगी। पर ये जो बाहर खड़ा बंदा है उसको क्या लगेगा कि यहाँ पे जो कंडक्टर है उसकी जो स्पीड है उसको कई ज़्यादा दिखेगी जिससे आप फील कर रहे थे। अगर आप फील कर रहे थे कि भाई कंडक्टर की 5 मीटर पर सेकंड थी तो इसको बहुत ही ज़्यादा कुछ वैल्यू मिलेगी अंदर। क्यों, क्योंकि एक्चुअल में क्या है कि वो जहाँ पे खड़ा है वो स्टेशनरी फ्रेम पे खड़ा है, जबकि आप जो बैठे हो वो मोशन वाली जो फ्रेम है वहाँ पे बैठे हो अंदर, बराबर। क्योंकि वो फ्रेम है वो खुद भी मोशन कर रही है आपके अंदर, तो उसके हिसाब से आपको यहाँ पे आंसर 5 मिला, जबकि यहाँ पे इसको क्या मिलेगा, 5 तो मिलेगा प्लस बस की जो स्पीड है उसमें ऐड होगी या तो फिर सबट्रैक्ट होगी अंदर। वो डिपेंड करता है कि कंडक्टर कौन सी है। अगर पीछे से आगे जा रहा है तो बट ऑब्वियस है वो बस की डायरेक्शन में जा रहा है तो उसको प्लस फॉर्म में मिलेगा, पर अपोजिट में जा रहा है तो उसको क्या मिलेगा, नेगेटिव फॉर्म में मिलेगा अंदर। समझ में आ रहा है सबको इतना पार्ट, हाँ के ना, बराबर। तो ये क्या है, अगर दो डिफरेंट ऑब्जर्वर डिफरेंट फ्रेम ऑफ रेफरेंस से ऑब्जर्व कर रहे हैं तो एक के लिए स्पीड जितनी होगी तो दूसरे के लिए नेसेसरी नहीं है कि उतनी हो, कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है, सेम भी हो सकती है, कुछ नहीं बोल सकते। वो डिपेंड करता है कि सिचुएशन को आप किस तरह से देख रहे हो और कौन से फ्रेम ऑफ रेफरेंस से आप वर्क कर रहे हो अंदर। समझ में आया कि नहीं आया अंदर। और दूसरा केसेस क्या बोल रहा है अंदर कि भाई ऑब्जेक्ट 2 है पर ऑब्जर्वर 1 है। हमने पहला केस क्या देखा जिसमें ऑब्जेक्ट 1 था पर ऑब्जर्वर 2 थे, एक ग्राउंड पे खड़ा था एक बस में बैठा था। अब क्या है कि ऑब्जेक्ट 2 है मोशन करते हुए और ऑब्जर्वर 1 है, बराबर। तो उसके लिए समझो ये ट्रेन है, बराबर, और ट्रेन के ऊपर आप चढ़ गए हो, ट्रेन अपने हिसाब से ये डायरेक्शन में 60 की स्पीड से जा रही है अंदर, और आप भी ये ट्रेन में लास्ट बोगी से आगे की बोगी पे जा रहे हो दौड़ते दौड़ते और आपकी स्पीड 5 है। तो जो बाहर खड़ा बंदा है उसको आपकी स्पीड क्या लगे, 5 लगेगी, नहीं 60 लगे, नहीं, दोनों का एडिशन लगेगा, 60 + 5 लगेगा अंदर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है अंदर। क्यों, क्योंकि यहाँ पे होता क्या है कि उसको आपकी जो रिलेटिव वेलोसिटी मिलती है, बराबर, वो ट्रेन की और आपकी ऐड होते मिलती है। तो अगर आपको खुद की वेलोसिटी फाइंड करने किससे, ट्रेन के हिसाब से, ये ऑब्जर्वर के डेटा से, तो क्या करना होगा, उसको रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट फाइंड करना होगा अंदर, बराबर। तो आपको यहाँ पे जो 65 मिला अंदर अभी, वो क्या था, वेलोसिटी आपकी थी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड थी अंदर। समझ में आ रहा है अंदर, हाँ के ना। तो यानी कि VB और G होगा, यानी कि VB बराबर और VG माइनस में आपका होगा। VG तो 0 होता है, ग्राउंड तक कभी मोशन करता नहीं है, इसलिए आपको मिलेगा। पर अगर आप ट्रेन वही डायरेक्शन पर आप पहले से लास्ट में जा रहे हो अंदर, बराबर, तो वही ऑब्जर्वर को आपकी वेलोसिटी सेकंड केसेस में क्या मिलेगी, कम मिलेगी। क्या, 60 - 5 यानी कि 55 आपको मिलेगी अंदर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो हमने दोनों केस स्टडी किए। पहला केस क्या था अंदर कि भाई ऑब्जेक्ट 1 हो और ऑब्जर्वर 2 है,
और दूसरे केस में ऑब्जर्वर एक है और यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है भाई, दो ऑब्जेक्ट है अंदर, बराबर। और उनके हिसाब से रिलेटिव का क्या ऑप्शन आता है वो हमने समझा। अब रिलेटिव वेलोसिटी का इक्वेशन क्या लिखना है, आपको जो भी दो दिया है तो जिसका फाइंड करना है वो पहले आएगा। सपोज मुझे ए का फाइंड कर तो वी ए लिखूंगा, किसके विथ रिस्पेक्ट टू करना है, बी के, तो बाद में बी लिखूंगा और उसका इक्वेशन क्या होगा, वी ए माइनस वी बी लिख देना है, काम खत्म। समझ में आ गया, जिसका फाइंड करना है वो आगे रहेगा, जिसका विथ रिस्पेक्ट टू फाइंड करना है वो बाद में लिखना है और दोनों के बीच में इस तरह से डिफरेंस लिख देना है। आपका रिलेटिव वेलोसिटी का इक्वेशन क्या हो गया भाई, रेडी हो गया अंदर। समझ में आया कि नहीं आया सबको अंदर, बराबर। उसी तरह नेक्स्ट आता है व्हाट इज द रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट। जिस तरह से बराबर आपको स्पीड का इंपॉर्टेंट पता है, उसी तरह आपका डिस्टेंस का भी इंपॉर्टेंस आपके पास कभी कभी चाहिए अंदर, बराबर। तो एक्चुअल में होता क्या है कि अगर मैं एक कंडीशन ऐसी बोल रहा हूँ अंदर कि एक ऑब्जेक्ट है जो 50 की स्पीड से जा रहा है और दूसरा 100 की स्पीड से जा रहा है, पर 100 वाला 50 से 10 मीटर आगे है, बराबर। तो यहाँ से मैं 100% बोल सकता हूँ ये 10 मीटर, यानी कि दोनों के बीच में जो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट है अभी, बराबर, वो टाइम टू टाइम क्या होगा, इंक्रीज होगा। उसका रीजन क्या है कि भाई यहाँ पे ये 100 की स्पीड से जा रहा है जबकि ये क्या हो जा रहा है, 50 की स्पीड से जा रहा है अंदर। समझ में आ रहा है। पर अगर इसको 100 लूंगा अंदर, बराबर, और इसकी भी 100 है, तो दोनों के बीच में जो टाइम पे भी आप देखोगे आपको 10 मीटर ही मिलेगा, यानी कि दोनों के बीच का रिलेटिव डिस्टेंस है वो क्या मिलेगा, 10 मीटर। याद रखो यहाँ पे दोनों के दोनों ऑब्जेक्ट क्या है, मोशन में है, इसलिए हमको दोनों के मोशन के हिसाब से जो डिस्प्लेसमेंट मिल रहा है उसको हम रिलेटिव बोलते हैं अंदर। समझ में आ। अगर इसका बी नाम है, इसका ए है, तो उसका मतलब क्या हुआ, एक्स बी ए इक्वल टू एक्स बी माइनस एक्स है, बराबर। और उसका आंसर क्या लिखना होगा, आपको 10 मीटर लिखना होगा अंदर। ये रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट हमको क्या इन्फॉर्मेशन देता है कि अगर हमको कोई भी टाइम का रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट क्या है वो पता है और उनकी स्पीड क्या है वो पता है, तो हम बोल सकते हैं कि दोनों व्हीकल जो है वो कौन से टाइम में एक दूसरे को ओवरटेक करेंगे, नहीं करेंगे, या तो फिर कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है अंदर, या तो फिर पॉसिबिलिटी है। तो पॉसिबिलिटी तो कौन सी पोजीशन पे हो सकती है, कौन से टाइम में हो सकती है, वो डेटा का एनालिसिस ये रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट और रिलेटिव वेलोसिटी से हम अपने आप आराम से कर सकते हैं अंदर। तो इसका जो फंडामेंटल है, जब क्वेश्चन आएगा एग्जाम्पल का तो उसमें आपको आइडिया आ जाएगा कि हाँ भाई इस तरह से होता है अंदर। समझ में आ गया। तो आपको यहाँ पे ग्राफ करके समझाया कि कब ऐड करना है, माइनस करना है। पर आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि जब भी आप वी बी ए इक्वल टू वी बी माइनस वी ए लिख रहे हो तो इक्वेशन करेक्ट कब है, जब बी का मोशन और ए का मोशन दोनों सेम डायरेक्शन में तब। अगर आप ए का मोशन अपोजिट डायरेक्शन में ले रहे हो तो आपको वी बी माइनस माइनस वी ए लिखना पड़ेगा। समझ में आ रहा है। उनकी मोशन की डायरेक्शन को भी आपको क्योंकि वेलोसिटी बोल रहा है, डिस्प्लेसमेंट बोल रहा है, दे आर द वेक्टर, और वेक्टर होता है तो उसकी डायरेक्शन के हिसाब से उसकी वैल्यू प्लस या माइनस हमको लिखनी होती है अंदर। समझ में आया कि नहीं अंदर, बराबर। तो इस तरह से आप अपने आप क्या कर सकते हो, ये जो कंसेप्ट है आराम से क्लियर कर लेना। एक बार रीड करोगे तो आपको लगभग आइडिया लग जाएगा अंदर। ओके, नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें हम कुछ एग्जाम्पल जो हमारे चैप्टर के वो डिस्कस करेंगे अंदर। ओके, थैंक यू।